गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी को। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी से, दैट इज एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक रेडियस और यू कैन से साइज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो हम बता दें आपको व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस की बात की जाए तो सिंपल से कहेंगे कि किसी भी एटम एटॉमिक रेडियस का मतलब हो गया रेडियस ऑफ एटम से है। ठीक है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस यानी कि सेंटर पार्ट और इसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच जो आपकी डिस्टेंस होगी यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, the distance between nucleus and outermost electron is known as atomic radius। उसे क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस कहेंगे। ठीक है, किसी भी एटम में प्रेजेंट न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच जो आपकी डिस्टेंस होगी उसे ही हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस। बट एटॉमिक रेडियस जो हमारे पास होती है इट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट। इसे कैलकुलेट कर पाना इतना इजी नहीं होता है। उसका रीजन क्या रहेगा हमारे पास में? ठीक है, यानी हम बात करें कि एटॉमिक रेडियस को क्यों हम इतना इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो उसका रीजन क्या है? पहली चीज तो ये कि जो हमारे पास में ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, उनमें से सिंगल एटम को आइसोलेट, ठीक है ना, कहा मैंने आपसे यहां पे कहा कि आइसोलेशन ऑफ single atom is difficult। ठीक है, नंबर वन, सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। रेडियस क्या होगी? किसी भी एटम में, किसी भी एटम का सेंटर पार्ट दैट इज न्यूक्लियस और उसकी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। बट हमने अगली पल कहा कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट बिकॉज जो हमारे पास में ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उन ग्रुप ऑफ एटम में से किसी सिंगल एटम को आइसोलेट करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज एटम्स की साइज कैसी होती है? वेरी स्मॉल। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ एटम। समझ नहीं पता आपको कि एटम की साइज जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है। दैट्स वाई इसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम में से किसी एक सिंगल एटम को आइसोलेट कर पाना डिफिकल्ट होगा। दैट्स वाई उसकी रेडियस निकालना भी डिफिकल्ट होगा। एज वेल, ठीक है, एज वेल हम कह सकते हैं किसी भी एटम में जो उसकी बाउंड्री सरफेस होती है वो आपकी नॉट वेल डिफाइंड होती है। ठीक है ना, नॉट वेल डिफाइंड। क्लियरली बात समझ आ रही है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कि इलेक्ट्रॉन आपका कहां प्रेजेंट है, ठीक है, एज वेल उसकी बाउंड्री सरफेस जो है वो इन दोनों को हम वेल डिफाइन नहीं कर पाते हैं किसी भी एटम में। जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का नहीं पता या इसकी बाउंड्री का हमें आइडिया नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स हम रेडियस को भी इतना इजिली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअल डेफिनेशन हमारे पास में क्या होगी? ठीक है, किसी भी एटम की रेडियस निकालने का वो रहेगा ये, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two covalent bonded similar atoms।
that is bonded by single covalent bond। ठीक है, क्या कहा हमने? कोई भी दो एटम्स जो आपस में सिंगल बॉन्ड से या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, उन दोनों एटम्स की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ जो होगा ना, उसे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये डेफिनेशन हमारे पास में प्रॉपर आती है एटॉमिक रेडियस की। कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा? कोई भी टू सिमिलर एटम्स लाइक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, कोई भी टू सिमिलर एटम्स जो आपस में सिंगल बॉन्डेड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो, तो उन दोनों एटम्स की जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस होगी टोटल, दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस होगी उसका हाफ जो होगा ना, वो आपका होगा एटॉमिक रेडियस। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, फॉर एन एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। इसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, सेम एज इसे भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे? बोथ द एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू ईच अदर एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, if any atoms are form bond by mutual sharing of electrons, then the bond is known as covalent bond। ठीक है, ये हम ऑलरेडी 10th क्लास में देख चुके हैं। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहां से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और दोनों के बीच में क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी टू सिमिलर एटम्स हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आपके बॉन्डेड हैं, किससे? ठीक है, आपके बॉन्डेड है सिंगल बॉन्ड से, और कौन सा बॉन्ड है आपका? कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना, तो देखिए अब सपोज कीजिए हाइड्रोजन एटम यहां पर आपका है। ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम हमने लिया यहाँ पे ये वाला। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम आपका यहां पर है ये वाला। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, यहां इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये मान लीजिए कितनी है? 74 पिकोमीटर है। कितनी है? 74 पिकोमीटर। तो 74 डिवाइड बाय 2, यानी इसका क्या करना है? हमें हाफ करना है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 3 6 एंड 7 37 हो जाएगा, 37 पिकोमीटर। ये आपकी एटॉमिक रेडियस हो जाएगी H2 मॉलिक्यूल की, है ना? एटॉमिक रेडियस हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन एटम की। क्लियर है? तो मैं क्या कहा? एटॉमिक रेडियस क्या होगा आपका? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। बट इस तरह से हम किसी एटम के रेडियस निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज ग्रुप ऑफ एटम में से किसी एक सिंगल एटम को आइसोलेट कर पाना डिफिकल्ट है, बिकॉज की साइज क्या होती है? वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, एज वेल किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजिशन, एज वेल उसमें जो बाउंड्री सरफेस होती है वो आपकी नॉट वेल डिफाइंड होती हैं। दैट्स वाई हम किसी भी सिंगल एटम की रेडियस निकाल पाना मुश्किल होता है। तो एक्चुअली मेरे एटॉमिक रेडियस अब होगी क्या? होगी ये कि कोई भी दो सिमिलर एटम जो आपके कोवलेंट बॉन्डेड, कोवलेंट सिंगल बॉन्डेड से बॉन्डेड है, उन एलिमेंट्स की जो दोनों एटम्स की जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ जो होगा वो उसका एटॉमिक रेडियस होगा। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस क्या है? इट इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्डेड सिमिलर एटम्स दैट इज बॉन्डेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं फटाफट से वॉन डर वॉल एंड आयोनिक रेडियस को भी। ठीक है, हो गया क्लियर? आपको एटॉमिक रेडियस क्लियर हुआ है यहां पर कि क्या होगा आपका एटॉमिक रेडियस? नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहां पे वॉन डर वॉल रेडियस। नेक्स्ट इज वॉन डर वॉल रेडियस। वॉन डर वॉल रेडियस की हम बात यहां पे करेंगे, तो क्या होगा वॉन डर वॉल रेडियस? देखिएगा, वॉन डर वॉल रेडियस जो होता है वो होता है आपका इट इज द साइज ऑफ एटम्स ऑफ नॉन बॉन्डेड
लिख सकते हैं नॉट केमिकली बॉन्डेड एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में कोई भी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। लाइक एग्जांपल मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, क्या है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की बात हम यहां पे कर रहे हैं, लाइक नियोन। तो नियोन आपका ऑलवेज सिंगली एग्जिस्ट करता है, कभी भी आपका Ne2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। लाइक हीलियम, हीलियम का भी He2 फॉर्मेशन नहीं होता है। दैट मीन्स ये हुआ कि जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उनके बीच में किसी तरह का कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड या एनी अदर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वो सारे एलिमेंट्स जिनमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, उनकी जो साइज ऑफ एटम्स होगी ना, उससे ही हम क्या कहेंगे, वॉन डेर वाल रेडियस कहेंगे। ठीक है, तो वॉन डेर वाल रेडियस क्या है, इट इज ऑल्सो हाफ ऑफ द internuclear distance between two closest atoms of closest molecule in solid state। ठीक है, समझ गए। तो देखिएगा कैसे हम देख रहे हैं यहां पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास में नियोन गैस है, या हमारे पास मान लीजिए कौन सी गैस है, ऑर्गन गैस है। तो ऑर्गन का हमने एटम बनाया है यहां पे। ठीक है, ये एटम जो हम बना रहे हैं यहां पे वो किसका हमारे पास में, ऑर्गन का है। ठीक है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल 2 होंगे। सेकंड में कितने होंगे, 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और लास्ट वाले में भी कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो जब ये आपके 3 3 6 2 8, ठीक है, जब ये आपका ऑर्गन एटम यहां पे प्रेजेंट है, तो ऐसा ही एक एटम हमने यहां पे ले लिया है, ऑर्गन एटम। ठीक है, क्लियर है, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये दोनों एटम जो है वो आपके किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, और इन दोनों एटम के बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड आपका बना हुआ नहीं है। ठीक है, देयर इज नो केमिकल बॉन्ड बिटवीन दीज 2 एटम्स। तो यहां पर आपकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उसका हाफ जो होगा ना, वो आपका हो जाएगा वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, अब देखिए, जब कोई 2 एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा होता है, ठीक है, मान लीजिए 2 एटम हमारे पास में है, अगर इनके बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड बन गया है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड अगर इनके बीच में बन गया है, तब तो यहाँ पे क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोजर होते हैं, स्टेबल होते हैं ना। जब भी कोई 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन जाता है तो वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने का मतलब होगा कि थोड़ा सा क्लोजर होगा। क्लोजर होगा इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ कर दें, तो उसे हम कह देते हैं एटॉमिक रेडियस। बट जब कोई 2 एटम्स के बीच बॉन्ड नहीं बनता, इसका मतलब वो थोड़ा दूर दूर एग्जिस्ट होते हैं एक दूसरे से, है ना। बोथ द एटम्स आर लाइज एट डिस्टेंस। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दीज 2 एटम्स। ओके, जब कोई 2 एटम्स के बीच बॉन्ड नहीं बनता, मतलब दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस पे लाइज कर रहे हैं, इतना क्लोज पैक नहीं है वहां पर, तो फिर वहां पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ हमारे पास में आएगा, वो आपका आएगा मोर एज कंपेयर टू द एटॉमिक रेडियस की। तो एक पॉइंट बड़ा क्लियर सा हमारे सामने आता है, वो ये है कि वॉन डेर वाल रेडियस जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है आपका एटॉमिक रेडियस से। ठीक है, डिफरेंस समझने का ट्राई कीजिए। एटॉमिक रेडियस क्या है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स जो केमिकली बॉन्डेड है, कोवलेंट बॉन्ड से हैं, ठीक है ना, उन एटम्स के बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या है, एटॉमिक रेडियस। और वॉन डेर वाल रेडियस क्या है, कोई भी 2 एटम्स के बीच जो क्लोज है, ठीक है, ठीक है, कोई भी 2 एटम्स के बीच आपका हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जब वो केमिकली बॉन्डेड नहीं है, ठीक है, उससे हम कहेंगे वॉन डेर वाल रेडियस। तो जब केमिकली बॉन्डेड नहीं होंगे तो डिस्टेंस पे लाइज करेंगे, तो इसका मतलब वॉन डेर वाल रेडियस ऑलवेज एटॉमिक रेडियस से क्या होगी, हायर होगी। ठीक है, समझ आई आपको ये बात।
इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी नॉर्मल गैसेस हैं जो आपके कोवलेंट बॉन्ड या कोई केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनके अंदर ऑलवेज आपकी वॉन डेर वाल्स रेडियस होती है। इसीलिए ग्रुप नंबर 18 से एलिमेंट की जो साइज होती है वो बाकी सभी एलिमेंट से क्या होगी, मोर होगी। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम देखेंगे आयनिक रेडियस को। हो गया, चलिए अब देखते हैं फटाफट से आयनिक रेडियस। व्हाट इज आयनिक रेडियस? चलिए सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि आयनिक रेडियस का अराइजेस कैसे होता है। ठीक है, देखिए आयनिक रेडियस जो है उसका अराइज होता है, अराइजेस व्हेन एन एटम आइदर एक्सेप्ट और डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो कोई एटम अगर आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, ठीक है, तब हमारे पास जो रेडियस बनेगी वो कौन सी बनेगी, आपकी आयनिक रेडियस। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं फटाफट से क्या, कि मान लीजिए हमारे पास में कोई एटम है, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से, इसमें हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट सेल जो हमारे पास में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन हमारे पास में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी एक तरह से कौन सा एटम हो गया आपका, ऑक्सीजन एटम हो गया। अब सपोज कीजिए ये यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, मान लीजिए ऑक्सीजन एटम था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ गया, पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 80 हैं। ठीक है, 4 and 4 8। ठीक है, तो जब आपने ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहा, 7, और अभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, अभी भी आपके पास में 8 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मोर हो गया, तो यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एज वेल अब इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स जो होगा, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, देन जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या होगा, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय न्यूक्लियस। ठीक है, जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लो, प्रोटॉन्स का नंबर सेम रहेगा, तो प्रोटॉन जो है या न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन इंक्रीज कर देगा। दैट्स व्हाई वी कैन से कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस बाय न्यूक्लियस, सो साइज डिक्रीजेस। ठीक है, इसीलिए जब भी आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे हमेशा साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कि जब भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, 8 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, ठीक है, तो इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपका मोर हो गया है एज कंपेयर टू प्रोटॉन की। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, then repulsion between electron increases, so size also increases। ठीक है, सिंपली हमें क्या समझ में आ रहा है, सिंपली हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो साइज क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, कैटायन बना रहा है। क्या बना रहा है, कैटायंस बना रहा है। ठीक है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, एनायन बना रहा है। क्या बना रहा है, एनायन। ठीक है, एनायन बनेगा तो एनायंस यानी इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन इंक्रीज होगा, तो साइज क्या होगी, इंक्रीज। और जब इलेक्ट्रॉन कम होगा, लॉस होगा, तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, साइज डिक्रीज होगी। सो यू कैन से ऑलवेज एनायंस की साइज जो होती है वो कैटायंस से क्या होती है, ग्रेटर होती है। ठीक है ना, समझ में आया, एनायंस ऑलवेज ग्रेटर देन कैटायंस।
ठीक है, यहाँ पे चीज हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा आयनिक रेडियस कब बनेगी आपके पास, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या डोनेट करे। एक्सेप्ट करेगा तो वहां पे आपके पास में साइज इंक्रीज होगी। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन डोनेट करता है तो वहां पे साइज आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं किसका, NaCl का, जहां पे सोडियम जो होगा ना वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्लोरीन जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है। सेम एज सोडियम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो वो इसे डोनेट कर देता है। तो ये कैटायन बना रहा है, ये एनायन बना रहा है। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे Cl नेगेटिव की साइज से क्या होगी, ग्रेटर होगी। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस भी क्या होगा हमारे पास में, आयनिक रेडियस होगा इट इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन आयंस। ठीक है, कोई भी आयंस के बीच, ठीक है, कोई भी दो आयंस हमारे पास में हो, कैटायन एनायन या कोई 2 एनायंस, कोई 2 कैटायंस हो, तो उनके बीच की जो टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उसका हाफ क्या होगा, आयनिक रेडियस होगा। बस ध्यान रखिएगा कंडीशन एक ही है, कंडीशन ये है आयनिक रेडियस के होने के लिए आपका एटम जो है वो आपका आयनिक होना चाहिए, या तो कैटायन या एनायन। ठीक है, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस को। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए देखते हैं द फैक्टर्स विच अफेक्ट एटॉमिक रेडियस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करेंगे। देखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, हम यहाँ पे उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करेंगे। एटॉमिक रेडियस के बारे में आपको मैंने पढ़ा दिया, क्या होता है, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड, जो कि कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, 2 कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स। नंबर 1 फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नंबर 1 क्या हमारे पास में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्ट करता है किसको, साइज को। देखिए किस तरह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब भी हम पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपका जेड स्टार यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, फॉर मोर एक्सप्लेनेशन आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं। पेरियोडिक प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में मैंने आपको ये कैलकुलेट करना भी सिखाया था स्लैटर कांस्टेंट की हेल्प से। ठीक है, कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन चार्ज। ठीक है, अब आप ये बताइए कि जब भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब भी आपका जेड स्टार इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रॉन्स, वो भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा किस पर, इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। सो साइज जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो वी कैन से जेड स्टार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, जब जब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। दिस इज फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट एटॉमिक रेडियस। नंबर 2 हमारे पास होगा, वो होगा आपका नंबर ऑफ सेल्स। क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट सेल है, सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वेन एवर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही हैं, देन
distance of electron with nucleus is also increases। और जब आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो यू कैन से साइज इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो डायरेक्टली हमारे पास रिलेशन क्या रहा कि नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज होगा तो आपका साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो यू कैन से नंबर ऑफ सेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। तो टू फैक्टर्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हो गया कि प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन का चार्ज जब इंक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। सो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की तो ये बढ़ेगी, तो आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने पर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ डिस्टेंस इंक्रीज होगा। सो यू कैन से कि आपकी साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, देख लीजिए फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखते हैं फैक्टर नंबर 3 और 4 को। हो गया, चलिए नाउ फैक्टर नंबर 3 और 4 देखिए। फैक्टर नंबर 3 हमारे पास जो होगा वो होगा आपका शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट देखिए क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। शील्डिंग इफेक्ट होगा हमारे पास, मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये हमारे पास में आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास में इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका न्यूक्लियस की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। बट इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई कर रहा है। ठीक है, सेम टाइम जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो सेम टाइम ये इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई कर रहा है। यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होगा तो यहां से ये इसको रिपेल कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से शील्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब सपोज कीजिए इसका शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग पावर जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर पाएगा। ठीक है, अगर इसका शील्डिंग पावर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से शील्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, इसको रिपेल करेगा। और जब रिपेल करेगा तो दूर जाएगा तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो साइज क्या हो रही है, इंक्रीज। और जब इसकी शील्डिंग पावर कैसी है, पुअर, शील्डिंग पावर कैसी है, पुअर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो साइज क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई यानी डिक्रीज हो गई। तो साइज क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली अगर शील्डिंग पावर स्ट्रॉन्ग है तो साइज इंक्रीज, ये अगर पुअर है तो साइज डिक्रीज। इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट जो है, ठीक है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज की। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा आपकी साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, शील्डिंग पावर स्ट्रॉन्ग, साइज इंक्रीज। शील्डिंग पावर अगर आपका वीक है तो साइज डिक्रीज है। तो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। नंबर 4, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके पास बनेंगे, सपोज कीजिए सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जब इंक्रीज होंगे तो आपको पता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, कम होगी। यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है ना वो आपका इसके इनवर्सली हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे तो आपकी साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है,
क्लियर है कि नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होने पे स्ट्रेंथ बढ़ती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी इसको ब्रेक कर पाना इजी नहीं, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होने पे साइज आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ सेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, शील्डिंग इफेक्ट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइज, एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से इसका रेगुलर ट्रेंड क्या रहेगा हमारे पेरियोडिक टेबल में। ठीक है, व्हाट इज द रेगुलर ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पेरियोडिक टेबल, देख लेते हैं फटाफट से। जब हम बात करेंगे किसकी, रेगुलर ट्रेंड की, क्या कहेंगे, लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। Whenever we move left to right, जब भी हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, या मूव करते हैं अप टू डाउन, तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार क्या होता है, इंक्रीज। और ये रिलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब जेड स्टार यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज होगा तो आपकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब हो गया कि एटॉमिक रेडियस जो है वो आपका डिक्रीज होगा। सो यू कैन से कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आपकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। सो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके बिगेस्ट साइज के होंगे, जबकि ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट जो होंगे वो आपके स्मॉलेस्ट साइज के होंगे। 18 ग्रुप की बात नहीं करेंगे बिकॉज वहां पे आपका वॉन्डरवॉल रेडियाई होता है, ठीक है, ना कि एटॉमिक रेडियाई होगा। व्हेनेवर वी मूव अप टू डाउन, ठीक है, तो आपकी नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो इंक्रीज होती हैं, और वी नो दैट कि नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के, दैट मीन्स साइज भी इंक्रीज होगा। तो अप टू डाउन मूव करने पे साइज इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज डिक्रीज होगा। दिस इज आवर रेगुलर ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आप आराम से इसको समझ गए होंगे कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज इंक्रीज होगा और अप टू डाउन मूव करने पे साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, आयनिक साइज के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, उन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ब्रेकिंग ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज के साथ। थैंक यू सो मच।